अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जेन ऑस्टन लिमिटेड रेंज को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर्स में पूछा जाता है। हमें ये बात पता चलती है कि जेन ऑस्टन ने सिर्फ 6 कंप्लीट नावल्स लिखे थे और फिर 7वां नावल जो था वो इनका अनफिनिश रह गया क्योंकि इससे पहले वो मर गई थी। सारे नावल्स में उन्होंने उनका एक छोटा सा ही कैनवस है, छोटी सी रेंज है और इस रेंज से वो बाहर नहीं जाती। एक छोटे से कैनवस के ऊपर ही वो काम करती हैं। जेन ऑस्टन असल में बेटी थी कंट्री पार्सन की, पादरी की, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी 3 से 4 जगहों पर ही गुजारी थी। ये उन लोगों के बारे में लिखती हैं जिनको ये जानती थी और जिनके साथ इनका इत्तफाकन मुलाकात हुई थी। ये एक शरीफ लोगों की ज़िंदगियों के बारे में लिखती हैं। ये लोअर क्लास जो लोग होते हैं, सर्वेंट्स और लेबर्स, इनके बारे में नहीं लिखती। ना ही ये जो बहुत ज़्यादा शाही लोग हैं उनके बारे में लिखती हैं। अगर शाही लोग मौजूद भी हैं तो इन पर ज़्यादातर तनकीद की गई है। इनके नावल में हमें मिस्टर गार्डनर जैसे लोग मिलते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, लेकिन ये भी बड़े रेयर ही इनके नावल्स में पाए जाते हैं। जितने भी नावल्स इन्होंने लिखे हैं, इनके नावल्स में लव और मैरिज का थीम पाया गया है। खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो कि कंवारे मर्दों का इंतज़ार कर रही होती हैं ताकि उनकी शादियां हो सकें। माएँ हैं और आंटियां हैं, इन्हीं खूबसूरत लड़कियों की पूरी कोशिश करती हैं कि हम कंवारे लड़के को फंसा सकें शादी के लिए। तो हमें कोई और ज़्यादा परस्यूट, कोई और तलाश भी नहीं मिलती इनके नावल्स में। हमें हिस्ट्री जब हम पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि जिस ज़माने में जेन ऑस्टन रहती थी उस ज़माने में फ़्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रहा था, अहम वाक़यात भी हो रहे थे, लेकिन जेन ऑस्टन को इनकी कोई परवाह भी नहीं थी। अगर आर्मी के लोग इनके नावल्स में मौजूद हैं तो उनका मेन पर्पस यही है कि वो लड़कियों से शादी करें। बहुत ही थोड़ा सा रिलीजन भी इनके नावल में मिलता है, ना कुछ सिंबलिज़म है, ना ही कोई एलेगरी है इनके नावल में। और जो कुछ भी मौजूद है वो ऑन द सरफेस मौजूद है, ऊपर सतह के ऊपर मौजूद है। कोई चीज़ भी बियॉन्ड द सरफेस मौजूद नहीं है इनके नावल्स में। जो जेन ऑस्टन के करैक्टर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ से ही लिए जाते हैं। जो मर्द हजरात मिलेंगे जेन ऑस्टन के नावल्स में, उनके कोई हाई एम्बिशंस नहीं हैं। जो औरतें हैं वो अपनी ज़िंदगियों के साथ खुश हैं और इनका एक ही मेन फोकस है और वो है शादी का। हमें कोई विलन्स भी नहीं मिलते, ना ही कोई सूफ़ी लोग मिलते हैं, ना ही कोई अजीब किस्म के लोग मिलते हैं इनके नावल्स में जिनके बड़े बड़े ख्वाहिशात हों, जज्बात रखते हों। इनके नावल्स में कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ होती ही नहीं है, ना कोई एडवेंचर्स हैं, ना ही कोई मिस्ट्रीज़ हैं। और जो सबसे बड़ा गलत काम जो इनके नावल में हमें मिलेगा वो इलोपमेंट का है, लड़की और लड़के का भाग जाना घर से। विक्रम भाग गया जिस तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस में लीडिया के साथ, और एक और नावल में हेनरी भाग जाता है मारिया के साथ। तो यही सबसे बुरा काम माना जाता है जेन ऑस्टन के नावल्स में। जेन ऑस्टन जो ज़िंदगी को एक आयरॉनिक तरीके से देखा करती थी, वो जो अलमिया पहलू होते हैं ज़िंदगी के उनके साथ डील नहीं करती। ये उन बिहेवियर्स के साथ डील करती हैं जो कि आयरॉनिक होते हैं, काफ़ी मज़ाहिया किस्म के होते हैं। हम हिपोक्रेसी को देखेंगे इनके नावल में, धोखे को भी देखेंगे, बनावट को भी देखेंगे, लेकिन ये सारे आयरॉनिकली इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मोहब्बत की अरूज को टच नहीं करती। मिसाल के तौर पे एक रोमांटिक लव हो रहा है तो एक आदमी जो है वो हदें क्रॉस कर गया है, ये चीज़ें इनके नावल्स में नहीं मिलती। ना ही ये मायूसी के समंदर में डूब जाती हैं, बस ये ऑन द सरफेस ही रहती हैं, सरफेस से नीचे नहीं जाती। जेन ऑस्टन क्योंकि एक फ़ीमेल थी तो ये उन्हीं थीम्स को डील करती हैं जो कि औरतों के इंटरेस्ट में हों। बड़ी एक्सपर्ट हैं फ़ीमेल कैरेक्टर्स को बनाने में, और जो एलिज़ाबेथ का कैरेक्टर है वो बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। और ये तभी बना जब जेन ऑस्टन ने अपने आप को कैनवस में लिमिटेड कर दिया और ये अपने कैनवस से बाहर भी नहीं जानती।
ہمیں کوئی سپورٹس نہیں ملتی جیسے شکار کی. یہ ہر ان کے جو ناولز ہیں یہ بالکل صاف ہیں اس طرح کی خطرناک چیزوں سے. نہ کوئی obscenity ہے، نہ ہی کوئی vulgarity ہمیں ملتی ہے ان کے ناول میں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک معصوم سی لڑکی کا دل توڑ سکے. جو ایکشن ہے ان کے ناول میں وہ عورت کے یا فیمیل پوائنٹ آف ویو کے ذریعے آگے آتے ہیں. پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں جو بھی چیز دیکھی گئی ہے وہ الزبتھ کی آنکھوں کے ذریعے ہی دیکھی گئی ہے. کرٹکس اور ناولسٹ نے ان کی لمیٹڈ رینج کو کرٹیسائز بھی کیا ہے. جیسے ایڈورڈ فیس جیرلڈ کہتے ہیں کہ یہ کبھی اپنے پارلر سے باہر ہی نہیں جاتی. شارلٹ برونٹے کمپلین کرتی ہیں کہ ان کے ناولز میں پیشنس کی کمی ہے. اور ولیم ورڈزورتھ بھی کہتے ہیں کہ امیجینیشن کی کمی ہے ان کے ناول میں. لیکن اس سب کرٹیسزم کے باوجود والٹر اسکاٹ نے تعریف کی ہے ان کے ناولز کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین آسٹن کو اپنی لمیٹڈ رینج کا اندازہ تھا اور یہ اسی لمیٹڈ رینج کی وجہ سے ٹرو جینیس بھی ان کا سامنے آیا. اسی لیے اتنے میموریبل کریکٹرز انہوں نے بنائے اور ناولز لکھے. اگر وہ یہ چھوٹے سے کینوس پہ کام کرتی ہیں اور جو چیز بڑے کینوس کی یہ کھوتی ہیں وہ ڈیپتھ میں اچیو کر لیتی ہیں چھوٹے کینوس پر. آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئرنسٹ ہیں اور آئرنی ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے یہ اخلاقی سبق بھی دیتی ہیں. اور ساتھ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لمیٹڈ رینج کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے ایک شاندار ناولز لکھے ہیں. اور پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو ہے وہ ایک کلاسک ناول مانا جاتا ہے انگلش لٹریچر میں.